नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम धामी की प्रदेशवासियों से अपील, घरों पर तिरंगा फहराएं, सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा साइट पर अपलोड करें। अब लखपति दीदी से करोड़पति दीदी, सीएम धामी ने पेश किया नया मिशन, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में 2027 से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में 10,000 टीचर निर्वाचन ड्यूटी की तैयारी में जुटे। पहले से खाली है 12,000 से ज्यादा पद। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामपुर तिराहा कांड मामले में यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। चमोली के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर हसन नरम्बत, सीएम धामी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कार से 2 बाइक सवारों को टक्कर मारने का बड़ा आरोप। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 20 सड़कों पर थमी रफ्तार। चीन बॉर्डर पर तीसरे दिन भी संपर्क भंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय तिरुपति में कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। धर्म आधारित सुशासन सतत विकास कार्यक्रम का आयोजन। तिरुपति से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और रात्रि विश्राम उत्तराखंड सदन दिल्ली में सीएम धामी करेंगे। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, धर्म आधारित सुशासन सतत विकास कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अब सीधा आपको आंध्र प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर तिरुपति द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में आपको लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर धर्म आधारित सुशासन सतत विकास कार्यक्रम की तस्वीरें। यमुना का उद्गम स्थल है, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है और पूरे देवभूमि में इतने देव स्थान हैं कि आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई एक नया देव स्थान दिखाई देगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, या मैं अगर बात करूं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की, बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का विस्तार हो या महाकाल का निर्माण हो, हमारी इन सभी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया जा रहा है, जिस प्रकार से संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिकता संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जन धन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में भी, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड का एक मूल स्वरूप है, आप सभी देश भर के लोग किसी न किसी महीने, किसी न किसी पर्व में आप देव दर्शन के लिए किसी न किसी रूप में देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। इसलिए देवभूमि
उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे भाइयों बहनों, और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है। इसके तहत हम काम कर रहे हैं, जहां राज्य भर में सारे धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य कर रहे हैं। हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की भी स्थापना की है। यही नहीं, हमारी सरकार ने अभी हाल ही में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को अनिवार्य कर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद निधन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे। ये अहम खबर आपको हम बता दें। सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, लंबे समय से बीमार थे और आरएमएल अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, लंबे समय से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लंबे समय से बीमार थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। उनकी किडनियों में गंभीर संक्रमण की बीमारी थी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे, अंतिम सांस ली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनकी किडनी में समस्या थी, इसको लेकर कहे थे। लेकिन सबसे चर्चा में बात की जाए तो कार्यकाल जम्मू कश्मीर में बेहद अच्छे काम के लिए याद किया जाता है और मेघालय और गोवा में भी कार्य उनका अच्छा रहा। लेकिन सुर्खियों में जब आए, जिसके लिए उनको देश और दुनिया में पहचान एक मिली, वो मोदी सरकार के खिलाफ मुखर और खासकर पुलवामा वाला जो आतंकी हमला हुआ था, उस पर जब उन्होंने मुखर रूप से आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ उठाई, खासकर गृह मंत्रालय और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के खिलाफ हुई, तो चर्चा में आई। आज कहा जा सकता है कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन से देश की राजनीति को एक बड़ा धक्का लगा है, क्षति हुई है और उसके बाद कहा जा सकता है कि इस अतुलनीय क्षति को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने देश की जनसेवा, देश की राजनीति और देश के आम लोगों की सेवा में लगाया, अब जिसके लिए वो जाने जाते थे। और मुखर आवाज खासकर चौधरी चरण सिंह से लेकर उनका जो कार्यकाल रहा, किसानों के मसीहा के तौर पर काम करते रहे चौधरी चरण सिंह के साथ, और उन्होंने कई राजनीतिक दलों के साथ काम करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। और खासकर कहा जा सकता है कि जब जम्मू कश्मीर धारा 370 को हटाया गया, उस दौरान जो कामकाज था वो सत्यपाल मलिक ने बतौर गवर्नर किया। ये उनका बेहद यादगार रहेगा और उसमें उसने तमाम तरह की प्रशासनिक कुशलता को भी साबित करने का काम किया। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सत्यपाल मलिक के कामकाज को किसानों के कामकाज के तौर पर अच्छे तौर पर देखा जाता है कि वो किसानों की आवाज बुलंद करते रहे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन राजनीति नहीं, आम लोगों के लिए भी क्षति के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर अखिलेश जी, देखिए लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी किडनी में गंभीर संक्रमण था, शायद यही वजह थी कि वो बहुत लंबे समय से आरएमएल अस्पताल में भर्ती भी थे, लेकिन
ठीक फायदा ना होना, और यही वजह है कि आज ये दुखद खबर सामने आई है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजनीति की अगर हम बात करें तो एक लंबे वक्त से वो इस राजनीति में थे और काफी चर्चा में भी रहे जब उन्होंने सरकार को लेकर सवाल उठाया था। देखिए, सत्तापाल मलिक और गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने के बाद जब वो सामाजिक जीवन में फिर से राजनीति में सक्रिय हुए, तब उन्होंने 3 सरकाबार सवाल उठाए। हालांकि लंबे समय में किडनी में समस्या की वजह से दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। वहां समय समय पर लगातार राजनीतिक नेता और सब उनको देखते जाने, उनको चाहने वाले, उनको फॉलो करने वाले और उनको विचारों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी उनको लगातार वहां जाते रहे और उसको करते रहे। लेकिन अगर राज्यपाल के तौर पर और राज्यपाल के बगैर और पूर्व राज्यपाल के तौर पर चौधरी सत्यपाल मलिक का कार्यकाल देखा जाए तो पूरे राजनीतिक कैरियर के और सामाजिक जीवन में उनको एक अच्छे तेज तर्राक और मुखर वक्ता के रूप में जाना जाता था। समस्याओं को मुखरता के साथ उठाते थे, आम लोगों की बात मजबूती के साथ रखते थे। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की जो आवाज थी उसको बुलंद करने को उन्होंने लंबे समय तक काम किया। उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखने का काम किया और खासकर उनकी एक शैली थी कि वो अपनी सरकार के खिलाफ भी गलत चीजों की बोलने का दमखम रखते थे और उस दमखम के साथ वो आवाज उठाते थे, उनकी समस्याओं का समाधान के सरकार के सामने रखते थे। उसकी एक लंबी लड़ाई भी लड़ते रहे जो उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन का इतिहास रहा। तो पूर्व राज्यपाल के तौर पर उनका इतिहास, राजनीतिक नेता के तौर पर सत्यपाल मलिक का इतिहास और पूर्व राज्यपाल होने के बाद का इतिहास बेहद उनके अतुलनीय योगदान के तौर पर समाज के लिए कहा जा सकता है। चाहे वो सत्ता पक्ष के साथ जब खड़े रहे हो, चाहे सत्ता पक्ष के जब खिलाफ खड़े हो, लेकिन उनके दोनों कार्यकाल और दोनों कामकाज और जो जनहित और समाज हित और सामाजिक जीवन में जो काम करते रहे वो यादगार रहेंगे। और इसे पूरी राजनीति के लिए एक क्षति के तौर पर उनका जाना, उनका निधन होना, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों की पथिया के तौर पर भी देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, लंबी बीमारी के चलते उनका निधन होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भर्ती थे। 77 वर्ष की उम्र में निधन, बड़ी क्षति हम कह सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कई प्रदेशों के वो राज्यपाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा जैसे प्रदेशों में राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। 78 वर्षीय मलिक ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1968 में छात्र नेता के तौर पर की थी और इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह से निकटता की वजह से 1974 में चुनावी राजनीति में प्रवेश भी किया और बागपत से विधानसभा का चुनाव जीतकर वो पहली बार विधायक बने थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली में आरएमएल अस्पताल में उनका निधन हुआ है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली है। उन्हें किडनी में गंभीर संक्रमण की शिकायत थी। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे थे। और एक बार फिर से आपको सीधा आंध्र प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कहना सुनाते हैं। पहाड़ी राज्य नीति आयोग भारत सरकार द्वारा एसटीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर आया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। प्रदेश में जहां हमने एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, सख्त दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने देवभूमि में कठोर कार्रवाई प्रारंभ की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 7,000 एकड़ जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। इसके साथ ही 200 से अधिक जो अवैध रूप से चलने वाले मदरसे हैं उनको सील करने के साथ ही 500 से भी अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। हमारी सरकार सनातन धर्म को बदनाम करने वाले षड्यंत्र और छद्म वेशधारी
तत्वों के विरुद्ध भी सख्ती से कार्य कर रही है। हमने ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से इन पाखंडी और विधर्मियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लगातार सनातन संस्कृति का नुकसान कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को और हमारे धार्मिक उद्देश्य से आने वाले लोगों को कहीं न कहीं उनकी मार्ग में बाधा बनने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है देश की आजादी के बाद जहां रहने वाले हर वर्ग, हर पंथ, हर समुदाय और हर जाति के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया। समान नागरिक संहिता का कानून वहां लागू हो गया है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है देवभूमि उत्तराखंड से ये न्याय और समानता की गंगा पूरे देश में प्रवाहित होकर समरस और समता मूलक समाज की स्थापना का आधार बनेगी। भाइयों बहनों, अंत में मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि हम सभी को धर्म, न्याय, कर्तव्य और समानता के मूल्यों को अपने जीवन में और कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। तभी भारत की मौलिक और प्राचीन धर्म आधारित शासन व्यवस्था देश में पुनर्स्थापित होगी और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में आसीन हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस भाष्य कार्यक्रम के सभी हमारे आयोजकों को बहुत बधाई देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार महामहिम हमारे हरि बाबू जी का, उनकी श्रीमती डॉक्टर जयश्री जी का और हमारे सभी विश्वविद्यालय प्रबंधन का एक बार अपनी ओर से स्वागत करते हुए, उन सबका अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नैनीताल से खबर है, जहां पिछले दिनों आपको बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आफत खड़ी कर दी है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जगह जगह पर भूस्खलन की घटनाओं के कारण प्रमुख मार्ग बाधित हो गए हैं। सोमवार की देर शाम लगभग 6:30 बजे हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नैना गांव के पास हनुमान मंदिर के समीप भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। इसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कल शाम बाधित हुआ था। इसमें लगातार 2 मशीन्स हमारी कार्य कर रही हैं और आज सुबह हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर भी लिया है। वन साइड हमने रोड ओपन कर लिया है और जो लोकल ट्रैफिक सुबह एसेंशियल सर्विसेज वाली होती हैं, दूध सब्जी की गाड़ियाँ, उनके थ्रू भी कर दिया है। लेकिन स्लिपेज ज़्यादा है, इसलिए जो है हम लोग इसको लगातार करवा रहे हैं और हटवा रहे हैं और आई थिंक 1 से 2 घंटे में हम ये पूरा रोड थ्रू कर लेंगे। देखिए, इस समय जो सूचना है, ज़िले में 8 सड़कें बंद हैं, जिसमें लगातार हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी हर सड़क की मॉनिटरिंग स्वयं व्यक्तिगत तौर पर की जा रही है। संबंधित तहसीलदार, संबंधित एसडीएम उन सड़कों पर खुलवाने के लिए मुस्तैद हैं। जेसीबीज उन सड़कों पर लगी हुई हैं और बहुत जल्दी सारी सड़कें खुली हुई मिलेंगी। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने लैंसडाउन के आसपास हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर दुख प्रकट किया है और कोटद्वार में सदबली मंदिर के पास में बोलेरो दुर्घटना में मारे गए 2 युवकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि गोमकाल मार्ग पर भी सड़क दुर्घटना का शिकार हुए युवक की मौत से साफ है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा दिलाया जाए, सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उचित कदम भी उठाए जाएं।
जिस तरह से आज लैंसडाउन के आसपास सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और 3 लोग उसमें मारे गए हैं। पहले सिद्ध बली मंदिर के पास में एक दुर्घटना हुई जिसमें कि रिकड़ी खाल के हमारे 2 निर्दोष लोग उसमें मृत्यु गति को प्राप्त हुए, 5 लोग उसमें घायल हो गए। और अभी खबर आई है कि लैंसडाउन के पास गुमखाल रोड पर भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो बहुत ख़राब हालात हैं, मौसम भी ख़राब है और सड़कों की हालत भी ख़राब है। तो मैं इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और मेरे मुख्यमंत्री से मांग है कि राज्य की सड़कों की देख रेख करें और जहाँ पर जो बोल्डर्स वगैरह आ रहे हैं उसका भी कोई सर्वे होना चाहिए। खबर है चमोली से, जहां पर मानसून के बीच बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। सोमवार को 31 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे। इस दौरान आईटीबीपी जवानों ने बद्रीनाथ पुलिस और बीकेटीसी के साथ मिलकर मंदिर परिसर व सिंहद्वार में स्वच्छता अभियान चलाया। जवानों ने साफ सफाई कर श्रद्धालुओं को स्वच्छता और पवित्रता का संदेश भी दिया। यह अभियान तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने की एक मिसाल बना है। तो किसका फोन है? अरे याद रखिए ये सामने भी ये डाल लगी। देहरादून जिले की सहसपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। ग्राम धर्मावाला निवासी वादी जोगिंदर सिंह द्वारा दी गई तहरीर पर धारा 303 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के निरीक्षण के साथ आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया है। अगली खबर है लक्सर से, जहां पर देर रात से लगातार भारी बारिश जारी है। प्रशासन शहर से देहात तक सभी हालातों पर नजर बनाए हुए है। लक्सर क्षेत्र में प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। साथ ही लक्सर के बालवाली गंगा नदी पर तटबंध की मरम्मत का कार्य भी सिंचाई विभाग ने शुरू कर दिया है। किसी का ही भाग करवा रहा है हाँ जी पानी की हिंसा पाएगा तो भाई क्या अभी जो मानसून है वो अपने पीक पे है और आगे भी लगातार बारिश की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ है। तो अभी एसडीएम साहब के साथ इन्हीं मुद्दों पे बातचीत हुई कि पुलिस की क्या तैयारियां रहेंगी, कहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होगा। हमारी एसडीआरएफ की टीम, हमारी बोट, हमारी जल पुलिस और पुलिस के जो इक्विपमेंट है उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। फिलहाल अभी अंडर कंट्रोल है सारी चीज़ें। अगर कहीं पर कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन होता है तो इमीडिएट उसमें रिस्पॉन्स किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का